हेलो, आवाज आ रही है? क्लियर है कि उल्टा है स्क्रीन? सब उल्टा है। अब ठीक है। जी सर। अब देखो, अब मान लो क्वेश्चन तो बाद में बनाऊं मैं। अगर मान लो AC इक्वल टू, अगर AC इक्वल टू AM हो जाए, ठीक है, AC इक्वल टू क्या हो जाए? AM, तो क्या मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 हो जाएगा? M कितना हो जाएगा? हो जाएगा ना 1। यस सर। तो A मैक्स की वैल्यू क्या आएगी? क्या 2AC आ जाएगी? यस सर। और A मिनिमम की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0, हेलो, आ जाएगी 0। यस सर। अगर क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उन्होंने कहा है कि मॉड्यूलेटेड वेव में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में ए मैक्स की वैल्यू, ए मैक्स या वी मैक्स, ए मैक्स और वी मैक्स एक ही बात है, वोल्टेज मैक्सिमम हो या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, वो 1.2 ऑफ एसी है, 1.2 ऑफ एसी, और एम्पलीट्यूड मिनिमम है 0.8 एसी, 0.8 एसी, ठीक है। कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड का 0.8। समझ में आ रहा? अरे समझ में आ रहा? सर एक हेलो, बार रिपीट कर दीजिए। उसने कहा है मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 1.2 टाइम्स ऑफ एसी, और इसकी वैल्यू यस सर। मिनिमम की 0.8 एसी है। आपको ये पता करना है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, तो निकाल सकते हो ना? हाँ सर। सॉल्व कर सकते हो। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला आपको याद है तभी कर पाओगे आपसे, ठीक है। यस सर। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के छोटे छोटे सवाल आते हैं। अब जैसे मैं बात करूं पावर, जो पावर होता है लगभग ये एसी की तरह वेव कर रहा है, तो पावर, पावर इन मॉड्यूलेटेड वेव, जो पावर होती है, आप जानते हैं पावर जनरली एसी की क्या होती है, पी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन डिवाइड बाई रेजिस्टेंस आर, ये होती है ना पावर, होती कि नहीं? आर जो है, यस सर। हेलो, आर वो है जो ट्रांसमीटर में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसमें जो पावर कंज्यूम हो रही है, ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। अब मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन लिखनी है हमें, किसकी लिखनी है? इसको निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलेटेड वेव, मॉड्यूलेटेड वेव वास्तव में क्या है? एक तो है मैसेज वेव और एक है कैरियर वेव, इन दोनों के सुपरपोजिशन से बन रही है ना मॉड्यूलेटेड वेव। यस सर। हेलो, अब ये मैसेज वेव क्या है आपकी? AM साइन ओमेगा M इंटू टी, क्यों भाई? हेलो, अभी हाँ मैंने सर। पूरी बताई ना मॉडुलेट इक्वेशन क्या बताई, बताओ। अभी मॉडुलेटेड वेव की इक्वेशन क्या बताई? AC 1 प्लस M साइन ओमेगा M, पूरा इसको याद करो, साइन ओमेगा M इंटू टी इंटू साइन ओमेगा C इंटू टी, बताया ना भैया ये? यस सर। ये इक्वेशन फॉर मॉडुलेटेड वेव है। किसकी इक्वेशन है ये? मॉड्यूलेटेड वेव। को मल्टीप्लाई कर दो तो AC साइन ओमेगा C कैरियर वेव है ये, प्लस MAC इंटू साइन, साइन ए साइन बी, फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ध्यान रखना ओमेगा सी बड़ा है, इंटू टी, और अपॉन 2 कर दो क्योंकि साइन है साइन बी,
2 sin A sin B इक्वल टू फॉर्मूला होता है ये, और सही है ना, प्लस कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी, बोलो हाँ या ना, ये होगा ना। Yes, sir. अब ये जो है ये वाली वेव, ये है कैरियर वेव, कौन सी वेव है ये, Carrier कौन wave. सी वेव है ये, कौन सी वेव है ये? अरे कौन सी वेव है ये वाली सिर्फ कैरियर वेव है ना, Yes, sir. रिप्लाई करो। अब मैं ए में एम ए सी बाई 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो प्लस एम ए सी बाई 2 ये भी हो जाएगा और एम ए सी बाई 2 ये भी हो जाएगा। ये दोनों जो हैं, ये दिख रही है आपको दोनों, ये कहलाती है बैंडविड्थ। क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, साइड बैंड। क्या कहलाती है, हेलो, ये दोनों Side band. साइड बैंड का मतलब ये कैरियर वेव है, लेकिन इधर इसके साइड में दो ये होती है, साइड बैंड, सही है। तो टोटल Yes, मॉड्यूलेटेड वेव में कितनी फ्रीक्वेंसी है, लिखिएगा, इन मॉड्यूलेटेड वेव नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 3, 3 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, एक होती है ओमेगा सी, एक होती है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और एक होती है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। आ रहा समझ में, हेलो, आ रहा कि नहीं? एक ये Yes, sir. फ्रीक्वेंसी है, एक ये फ्रीक्वेंसी है, और एक ये फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, जो इस फ्रीक्वेंसी की वेव है उसका एम्पलीट्यूड एसी है, और जो इस फ्रीक्वेंसी की वेव है उसका एम्पलीट्यूड ये है, जो इस फ्रीक्वेंसी की वेव है उसका एम्पलीट्यूड ये है। तो हम जब डिजिटल फॉर्म बनाते हैं, ऐसे सवाल आते हैं, ध्यान रखना, जब हम डिजिटल फॉर्म बनाते हैं तो यहाँ पर ये लिख देते हैं ओमेगा सी, यानी कैरियर वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये वो फ्रीक्वेंसी है जो उस मॉड्यूलेटेड वेव के अंदर है, ओमेगा सी ओमेगा एम, और एक है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. और ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है ये वाला एसी है, और जो इस फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड हैं वो दोनों ही बराबर हैं, और ये वाले जो हैं क्या वो एम ए सी बाई 2 है? नहीं समझ में आया? हाँ, sir. ये इन दोनों के जो इस फ्रीक्वेंसी के और इस फ्रीक्वेंसी के हैं, समझ में आया? समझ में आ रहा है Yes, कि sir. नहीं? और ये वाली ये कहलाती है बैंडविड्थ। क्या कहलाती है, क्या कहलाती है? Bandwidth. और बैंडविड्थ को लिखना 2, इसमें से घटा दो 2 ओमेगा एम, बैंडविड्थ इज 2 ओमेगा एम। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये 2 ओमेगा एम इज बैंडविड्थ। आगे देखते हैं। अब मुझे तो पावर निकालनी थी भाई, तो इसमें ध्यान रखो, जिनकी जिनकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, उनके एम्पलीट्यूड एम ए सी बाई 2 है, और जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी है उसकी ये एम्पलीट्यूड ए सी है। तो ध्यान रखो, यहाँ पावर में दो चीजें यूज हो रही हैं, एक तो साइड बैंड वाली वेव के कारण और एक हमारी कैरियर वेव के कारण। तो देखिएगा टोटल पावर के बारे में, साफ करेंगे। Yes, sir. तो देखिएगा, तो यहां पर हम पावर की बात करें तो पावर बाई मॉड्यूलेटेड वेव, टोटल पावर बाई मॉड्यूलेटेड वेव इक्वल टू पावर बाई कैरियर वेव प्लस पावर बाई साइड, पावर बाई Side band. कौन सा बताया था यार मैंने, पावर बाई साइड बैंड, समझ गए? Yes, sir. हेलो, इसका एम्पलीट्यूड एसी है और इसका एम्पलीट्यूड एम ए सी बाई 2 है कि नहीं? Yes, sir. तो इसका इसका ए आर एम एस या बी आर एम एस ए सी स्क्वायर है ना, हेलो,
अरे AC बाई रूट Yes, टू sir. होगा ना, इसका RMS कितना होगा, ये RMS बताओ। AC हेलो, by root 2. अरे पीक वैल्यू अपॉन रूट टू, और इसका RMS साइड वाले का MAC by 2 root 2. MAC अपॉन टू रूट टू, है ना। Yes, sir. लेकिन ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, साइड बैंड में 2 विद है ना। Yes, sir. अरे और इसमें एक ही है सिर्फ, तो ध्यान रखो टोटल पावर जो होगी वो होगी VRMS यानी AC का स्क्वायर, क्यों भाई कितना होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, AC का स्क्वायर अपॉन 2R, क्यों, अरे क्लियर है। Sir, M भी तो होगा. किसमें, हेलो, किसमें होगा, पावर में. अरे कैरियर वेव में कौन ही है, M थोड़ी होगा, ओ हाँ सर, ठीक है. और प्लस इसमें होगा MAC अपॉन टू रूट टू का स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ R होगा नीचे, अपॉन R, क्यों भाई होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं, Yes, sir. ये 2 टाइम्स समझ गए, Yes, 2 sir. टाइम्स समझ गए कि नहीं, क्योंकि ये साइड बैंड है, इसमें दो दो फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड लगे हुए हैं और एम्पलीट्यूड सेम है, बस फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, समझ गए। ये टोटल Yes, पावर sir. है, ये टोटल पावर है मॉड्यूलेटेड वेव की, क्लियर हुआ ये, क्यों भाई Yes, समझ sir. में आया कि नहीं आया। अब इस पे एक सवाल लिखो, फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल पावर बाय साइड बैंड, सिंपल है। अब ये क्या है, पावर बाय साइड बैंड है ना, ये पावर बाय क्या है, Sideband. साइड बैंड है, और ये क्या है, टोटल पावर है, ये क्या है, Yes, sir. टोटल पावर है। अब अपन को क्या चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए ना, Yes, sir. चाहिए, तो अपन को क्या करना, दिस अपॉन टोटल दिस कर सकते कि नहीं कर हाँ सकते, सर. और अगर मान लो उसने फ्रैक्शन दे दिया और एम पूछ दिया तब भी कर सकते, तो आप एम भी निकाल सकते, क्यों भाई Yes, sir. निकाल सकते कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब जैसे एक क्वेश्चन लिखो, जैसे अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ मॉड्यूलेटेड वेव, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मॉड्यूलेटेड वेव की, सिंपल है ये, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्म है, तो E इज इक्वल टू EC कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड इंटू 1 प्लस EC अपॉन EM, EC अपॉन EM क्या है, हेलो, अभी मैंने मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या बताया आपको, AM by AC. क्या बताया, AM by AC. अच्छा ये देख लेना, अच्छा EC वाले लेना, EM बाई, हेलो EC बाई EM by EC. EM बाई EC था, इसको चेक कर हाँ लेना एक बार सर. जरा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, EC बाई EM है यहाँ, देख लेना चेक कर लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए याद ही करना पड़ता है, चाहे साइन ओमेगा टी लिखो, हेलो, ये कॉस ओमेगा एम इंटू टी इंटू कॉस ओमेगा सी, कॉस और साइन में फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, कॉस और साइन तो सिर्फ फेज के चेंज के कारण जनरेट होते हैं, बाकी आपसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरह की इक्वेशन पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, अरे ठीक है, हेलो, सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में वो EC by EM होगा और एम्पलीट्यूड में AM by AC. हाँ देख लेना जरा, ठीक है, एक बार एनसीईआरटी की बुक में देख लेना, ये मैं और बता दूंगा, क्लियर है, वैसे तो सही है Yes, sir. चलिए एक इक्वेशन लिख लो कैरियर वेव की, CT इज इक्वल टू A sin ओमेगा CT
ए साइन ओमेगा टी सी टी, और एम टी मैसेज वेव की इक्वेशन देखो, ए साइन ओमेगा एम टी, ए साइन ओमेगा एम टी। क्लियर? यस सर। बताओ मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, 1 है कि नहीं है? हाँ सर। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है? 1। 1। आपको बतानी है इक्वेशन फॉर मॉड्यूलेशन सिग्नल, यानी मॉड्यूलेशन वेव की इक्वेशन बनानी है, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स तो मैंने बता दिया आपको, है ना? यस सर। ठीक है। अब ट्रांसमिशन देखिए, ट्रांसमिशन अब ट्रांसमिट कैसे होती है वेव जनरली, अभी तो मैंने इसके थ्रू कर लिया अपना। तो ट्रांसमिशन में या तो ग्राउंड टू ग्राउंड होगी, देखिएगा, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड, लिख दिया। दूसरा यस है सर। स्काई वेव, यही दो पढ़ना है आपको, स्काई वेव, और तीसरा है स्पेस वेव, वो नहीं पढ़ना, ठीक है? हेलो? यस सर। तो सबसे पहले ग्राउंड टू ग्राउंड। अब ग्राउंड टू ग्राउंड में कैसे सवाल पूछे जाते हैं देखिए, मान लीजिए ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ। अर्थ। अर्थ की रेडियस को मैंने स्पेयर माना है, अर्थ की रेडियस को आर नाम दे दो। यह हमारा ट्रांसमीटर, ये ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर, और ये हमारा रिसीवर है। ये क्या है? यहाँ पूरा लिखना, रिसीवर। और ट्रांसमिशन की हाइट है, ट्रांसमीटर टावर की हाइट है एच टी, और रिसीवर टावर की हाइट है एच आर। और हमें हमने सिग्नल भेजा ग्राउंड के थ्रू, ये हमारे ट्रांसमीटर ने रिसीव कर लिया। समझ में आया? हेलो? यस सर। अब ये बताइए, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को मैंने डी ट्रांसमीटर मान लिया, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को मैंने डिस्टेंस ऑफ रिसीवर मान लिया। ये उस पॉइंट से डिस्टेंस है जहां से हमने सेंटर को मिलाया, ये टेंजेंट है, ये ग्राउंड टू ग्राउंड जा रही है। समझ में आ रहा? यस सर। चलिए, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस क्या वो r प्लस एच टी है कि नहीं? यस सर। और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो हाइट, ये r प्लस एच आर है। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो dt का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर बराबर r प्लस एच टी का स्क्वायर। क्यों भाई? तो r प्लस एच टी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अब आर स्क्वायर बाहर ले लो तो आर हो जाएगा, और अंडर रूट हटा दो इसमें से। समझ गए? यस सर। क्लियर है? तो यहाँ कितना ले सकते हैं, 1 प्लस एच टी बाई आर का होल स्क्वायर और -1। समझ में आ रहा? हाँ सर। अब इसमें से जब हम इसको ओपन करेंगे तो कुछ बाइनोमियल का सिस्टम ले लेंगे और हायर पावर टर्म को हटा देंगे, क्योंकि एच टी बहुत छोटा होगा आर से। तो यहाँ पर 2 एच टी आर बच जाएगा। क्या बच जाएगा ये अंडर रूट में? बोलो, अंडर रूट में कितना बच 2HTR। जाएगा? 2 आर एच टी। कितना बचेगा? ठीक आएगा ना? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना? हाँ सर। इसी तरह अगर मुझे हाइट ऑफ एंटीना निकालना है या रिसीवर की हाइट निकालनी है, तो डी एच या डी आर कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 2 आर, बोलो, हाइट ऑफ रिसीवर। रिसीवर। और टोटल डिस्टेंस अगर पूछ ले यहां से यहां तक की, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्लियर हुआ? यस सर। तो टोटल डिस्टेंस भी बहुत बार पूछ लेता है वो, क्या निकाल सकते हो? यस सर। तो लिखिए, अगर एक एंटीना, सॉरी, ट्रांसमीटर की हाइट 32 मीटर है,
और रिसीवर की हाइट 50 मीटर है और अर्थ की रेडियस वही है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, तो उनके बीच में गैप क्या होना चाहिए? कर सकते हो सॉल्व? यस सर। तो इस तरह के बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। अब दूसरा है हमारा स्काई वेव। कौन सा है भाई? स्काई वेव। स्काई वेव एक्चुअली रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। ये आयोनोस्फीयर के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयनोस्फीयर के कारण। आयोनोस्फीयर को हम लेयर मानते हैं। मान लो ये अर्थ है, आयोनोस्फीयर की लेयर यहां से लेके करीब यहां तक होती है और उसकी हाइट जो होती है वो 65 किलोमीटर से लेके, यानी अर्थ से जो हाइट है वो 65 किलोमीटर है। यहाँ से आयोनोस्फीयर स्टार्ट होता है और ये 400 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है? यस सर। हेलो। और ध्यान रखिएगा, यहां से जब हम वेव भेजते हैं तो वेव स्काई में जाके और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी यहां पर TIR हो जाता है। क्या हो जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया? यस सर। और ये जो रिफ्लेक्ट कर सकता है इसकी रेंज है 1700 किलोहर्ट्ज से लेकर के 54 मेगा हर्ट्ज तक। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आयनोस्फीयर का, वो रिलेटेड है म्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, याद करना पड़ेगा, 1 माइनस 81.5 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी है ये एफ स्क्वायर, यानी जिस वेव को हम यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाते हो तो म्यू भी इंक्रीज करता है, यानी कि म्यू ऑफ आइनोस्फीयर डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी विच इज यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन। समझ में आया? यस सर। क्लियर है? तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी और स्काई वेव की जो रेंज है रिफ्लेक्शन की हुई होती है। अब एक चीज और याद करने वाली है कि मैंने मान लीजिए स्काई वेव को एंटीना से भेजा और एंटीना की हाइट है h, ये वेव गई और आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट सब वो होके लौटी। म्यू और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे ना? क्या? म्यू और एफ। अरे भैया ये अंडर रूट में f बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटेगी ना। हाँ जब ये सर वैल्यू ठीक है। घटेगी हाँ तो सर। ये हाँ। डिफरेंस बढ़ेगा ना। हाँ सर। अरे क्या कर रही हो तुम मैथमेटिक्स में? देखो, कम से कम रिफ्लेक्शन के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होना चाहिए ना। यस अरे सर। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। यस सर। तो यहाँ जो ध्यान रखना, कुछ चीजें बता रहा हूं मैं। ये जो आपका आयनोस्फीयर है, आयनोस्फीयर की फ्री आयंस डेंसिटी, जो आयंस डेंसिटी है उसको एन मैक्स मान लो। क्या मान लो? एन क्या मान लिया? मैक्स। एन मैक्स इज द आयन डेंसिटी ऑफ आयनोस्फीयर। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है जिसको ये रिफ्लेक्ट कर सकता है आयनोस्फीयर, दैट इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ आयंस इन आयनोस्फीयर। समझ में आ रहा? याद करना पड़ेगा। ठीक है? ये यस सर। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ रहा? यस ये सर। मिनिमम फ्रीक्वेंसी है और ये मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए टावर की, ये मिनिमम टावर की हाइट होनी जो चाहिए, जो वापस इस वेव को रिफ्लेक्शन के बाद रिसीव करे, वो हाइट जो होनी चाहिए वो λ/4 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लैम्डा बाई, लैम्डा बाय ये 4। मिनिमम हाइट ऑफ टावर है विच कैन, जो स्काई वेव रिफ्लेक्ट होके जो आएगी उसको रिसीव करने के लिए
जो रिसीवर की हाइट होनी चाहिए ग्राउंड से वो उस वेवलेंथ का 1/4 कम से कम होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। तो ये चीजें अगर डायरेक्ट पूछी जाती है तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हाँ सर। अब सुनिए, जनरली हमारे पास जो रिसीवर होता है वो एंटीना इस तरह का होता है, ठीक है? और इसके बाद ये एम्पलीफाई करता है, ये एम्पलीफायर होता है। ये एम्पलीफायर है और उसके बाद ये डिटेक्टर होता है। बात समझे? क्लियर है? ये क्या है? ये क्या है? डिटेक्टर। क्लियर है? और ये रिसीवर एंटीना। आ रही मेरी आवाज? हेलो? यस सर। तो ये रिसीवर एंटीना है, ये एम्पलीफायर है एंड सो ऑन। क्लियर है? अच्छा, यस सर। ये जो हमारा डिटेक्टर होता है वो एक, उसके अंदर एक आरसी सर्किट होता है। कौन सा सर्किट होता है? आरसी। तो आरसी जो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर सकता है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज डिटेक्ट विच कैन बी डिटेक्टेड, तो वो एफ मिनिमम होता है। ध्यान रखना फॉर्मूले को, एफ मिनिमम इज इक्वल टू 1/2 पाई एम इंटू आरसी। और एम क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या है एम? एम मॉड्यूलेशन क्या है? इंडेक्स। और आरसी है, आर है रेजिस्टेंस, सी है कैपेसिटेंस। आर है रेजिस्टेंस और सी है ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कैपेसिटेंस। कैन बी डिटेक्टेड। क्लियर हुआ? यस सर। ये चैप्टर खत्म हो गया। हेलो, समझ में आया ये? यस सर। यस ये सर। पूरा चैप्टर आपको क्लियर है? यस सर। ये मैंने पहली बार पढ़ाया जिंदगी में, आज तक कभी नहीं पढ़ाया था। तुम लोग को कैसा लगा तुम्हें? अच्छा था सर। समझ में आया ना? मेरे मेरे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ यस सर। क्योंकि मैंने पहली बार पढ़ाया है, इससे पहले कभी नहीं पढ़ाया था आज तक। क्यों? समझ में आया ना? हाँ सर। चलो ठीक है। आज उसने खाम का ज्वाइन नहीं करी क्लास, नव्या ने। तो आज इसके इसी तरह के सवाल आते ना इस पर, यस सर। इसी तरह के सवाल पूछे जाते ना, तो आपको कोई यस दिक्कत सर। है नहीं। 2-3 फॉर्मूले हैं वो कर लेना तो बस, ठीक है? यस सर। चलो ऑफ कर।